सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ 5 भारत कोकिला पढ़ने जा रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे शब्दार्थ से। सिद्ध, साबित, विरासत, पूर्वजों से मिला धन, ज्ञान आदि। विरासत कैसी भी हो सकती है, धन के रूप में भी हो सकती है और ज्ञान भी हो सकता है जो हमें हमारे पूर्वजों से, घर के बड़े लोगों से मिलता है। उच्च कोटि, अच्छी श्रेणी, बढ़िया गुण वाली। सराहना, बड़ाई। सहर्ष, खुशी खुशी। व्यतीत होना, बीतना। विद्यमान, मौजूद। प्रहार, चोट। सौगात, उपहार। मर्माहत, दिल से आहत, दुखी। पूर्ण जीवित, फिर से जी उठना। आघात, चोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यह जो पाठ है भारत कोकिला, ये हमारे देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें भाग लेने वाली एक वीरांगना के नाम से हैं, जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली वीरांगनाओं में सरोजिनी नायडू का नाम आदर से लिया जाता है। वह मूल रूप से राष्ट्रभक्त महिला होने के साथ साथ महान कवयित्री भी थी। वह कविताएं भी लिखती थी और मधुर स्वर की मालकिन थी। उनकी आवाज़ बहुत मीठी और मधुर थी, इसलिए उन्हें भारतीय कोकिला भी कहा गया है। आइए उनके व्यक्तित्व की बहुमुखी प्रतिभा की झलक इस पाठ में देखें। देखो माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनाओ। माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी। माँ ने कहा, तुम तो सवाल हल कर रही थी, सवाल हल करते करते तुमने कविता लिखना शुरू कर दी। हाँ, कर तो रही थी, लेकिन जब वह समझ में नहीं आया तो मैंने कविता लिख डाली। बच्ची ने कहा कि माँ, जब मुझे वो बीजगणित समझ में नहीं आया तब मैंने कविता लिख डाली। उसके आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी उसके पिताजी भी वहाँ पहुँच गए। अपनी 11 वर्ष की बिटिया सरोजिनी के मुंह से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। मतलब माता पिता बहुत खुश हो गए कि उनकी सिर्फ 11 वर्ष की बेटी ने खुद से इतनी सुंदर कविता लिखी है और इतनी सुंदर आवाज़ में वो से इतनी मधुर आवाज़ में गा रही है। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है, बिल्कुल कोयल जैसी। उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद और शाबाशी देकर कहा कि तू तो बिल्कुल कोयल जैसी आवाज़ की है, तेरी आवाज़ बहुत मीठी है बेटा। माता पिता की यह बात सत्य सिद्ध हुई। सिद्ध होना मतलब कि बिल्कुल सत्य होना और साबित होना। माता पिता की यह बात सत्य सिद्ध हुई। उस दिन के बाद जो लिखने का क्रम चला तो वह चलता ही रहा। 13 वर्ष की उम्र में उस नन्ही बिटिया ने द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिख डाली। अब उस बच्ची का जब वो इतनी छोटी उम्र में 11 वर्ष की उम्र में उसने कविता लिखी थी, तो वहाँ से उसने स्टार्टिंग की और 13 वर्ष की उम्र में तो उसने 1300 पंक्तियों की, मतलब 1300 लाइनों की एक लंबी कविता लिख डाली, जिस कविता का नाम था द लेडी ऑफ द लेक। इतना ही नहीं, कुछ ही महीने बाद उन्होंने माहिर मुनीर नामक नाटक भी लिख डाला और कुछ ही महीने बीते, मतलब वो शायद वो 14 साल की रही होंगी, उन्होंने माहिर मुनीर नामक नाटक भी लिख डाला। सरोजिनी का कंठ अत्यंत मधुर था। उनके जो कंठ, उनका जो गले की आवाज़ थी वो बहुत मधुर थी और मीठी थी। वह जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीतमय मधुर स्वर सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। जब वो कविता का पाठ करती, कविता बोलती या सुनाती, तब जो भी श्रोता, जो भी उनके दर्शक थे, वो कविता सुनकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते, बिल्कुल खो जाते। यही कारण है कि सरोजिनी को भारत कोकिला नाम से भी जाना जाने लगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाम से इसलिए ही जाना जाने लगा क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। सरोजिनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी देवी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी। उनके जो माता पिता थे उनकी भी बहुत अच्छी और बहुत विशेष रुचि थी कविता में, वो भी कविता लेखन किया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोजिनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से ही विरासत में पाई थी।
लोग माता पिता से विरासत में धन पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाते हैं, पर इसने बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो माता पिता से उनके हुनर पाते हैं। जैसे उनके माता पिता में बहुत प्रतिभा थी कविता लिखने की, ऐसे ही उन्होंने वह विरासत में पाई थी अपने माता पिता से कविता लिखने की। जो प्रतिभा, जो लेखन था, वो उन्होंने अपने माता पिता से विरासत में पाई थी। सरोजनी का अध्ययन के साथ साथ कविता लेखन का कार्य भी चलता रहा। सन 1890 में सरोजनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1890 में सरोजनी नायडू ने मद्रास के जो विश्वविद्यालय से 10th की, मैट्रिक मीन्स 10th की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण की। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण सी बात थी। मतलब एक बालिका, एक लड़की के लिए उन दिनों पढ़ाई में इतना ज़्यादा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा स्कूल नहीं भेजा जाता था और उनको मतलब स्कूल वगैरह का ज़्यादा बाहर घूमना और ये सब नहीं करने देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न में वो पास हुई। अध्ययन के साथ साथ सरोजनी में गंभीरता आती गई। उनकी कविता के विषय भी बदल गए। वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविता लिखने में लगाना चाहती थी। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उनकी जो लेखन कार्य था उसमें भी बहुत गंभीरता, सीरियसनेस आ गई। उनके टॉपिक्स भी थे वो थोड़े बचकाने से होकर थोड़े और अच्छे हो गए थोड़े उम्र के साथ, और वो परिपक्व हो गए। उनके जो टॉपिक्स है वो भी चेंज हो गए। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन, खुद अपने आप से पढ़ने में लगाने लगी और वो बहुत उच्च कोटि की कविता लिखने लगी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ उनका परिचय अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे से हुआ। उन्होंने सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। फलस्वरूप सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेपरेट फ्लूट। अब जब वे इंग्लैंड गई तो वहाँ उनका परिचय, वहाँ उनका इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छे साहित्यकार एडमंड गोसे से हुआ। उन्होंने सरोजनी के कविता लेखन की जो प्रतिभा थी और क्षमता थी उसमें उनकी रुचि देखकर भारतीय समाज को ध्यान में रखकर, जो भारतीय समाज में जो चीज़ें गठित हो रही थी उस समय, उनको ध्यान में रखकर कविता लिखने को प्रोत्साहित किया। और उसके फलस्वरूप जो उसका परिणाम निकला, सरोजनी की 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेपरेट फ्लूट। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जब छपकर आया तो इंग्लैंड का साहित्य जगत भी आश्चर्यचकित रह गया। जब उनकी जो गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो रिटर्न कविता थी वो जब छपकर आई तो इंग्लैंड की जो साहित्य जगत था, जो वहाँ के राइटर्स है, वो भी सब चकित रह गए कि यार इतना फेमस हो गया था वो उनकी कविता। वहाँ के साहित्यकारों और समाचार पत्रों में एक स्वर से उनकी प्रशंसा की। वहाँ के जो साहित्यकार और समाचार पत्र थे, मतलब जो न्यूज़पेपर्स थे, उनकी बहुत सरोजिनी नायडू की उन लोगों ने बहुत प्रशंसा की। वह भारत ने भी इस सफलता पर सरोजनी की सराहना की। भारत लौटने पर सरोजनी का विवाह सन 1898 में मुथुयला गोविंदराजुलू के नायडू के साथ हुआ। भारत जब वे लौटी तो उनका विवाह कर दिया गया 1898 में। यह हैदराबाद के रहने वाले तथा सेना में डॉक्टर थे। जो उनके हस्बैंड थे वह सेना में डॉक्टर थे और हैदराबाद में वह रहते थे। यह अंतर्जातीय विवाह था जिसकी उनके माता पिता ने सहर्ष अनुमति प्रदान की। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। ये मतलब अंतर्जातीय विवाह था जिसमें उनके माता पिता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब इंटरकास्ट मैरिज थी, मतलब अपनी कास्ट से अलग जाके मैरिज की थी उन्होंने। सहर्ष उन्होंने खुशी खुशी अनुमति दी थी अपनी बेटी को उनको शादी करने के लिए, और उनका जो वैवाहिक जीवन था वो भी बहुत अच्छा निकला। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के जब वो संपर्क में आई उसके बाद उन्होंने राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी और अच्छी
कविताएं लिखने लगी। सरोजिनी नायडू की रचनाओं को पढ़कर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत रहा। उनकी कविताएं पढ़कर हम पता लगा सकते कि वो अपने देश से कितना प्यार करती थी, उसके लिए वो क्या क्या करना चाहती थी। सन 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रशंसा करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। दी बर्ड ऑफ द टाइम कविता से उनकी जो प्रशंसा करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक जो एक पत्र था उसने लिखा था कि श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध, मतलब हमारी जो लैंग्वेज थी उसको तो समृद्ध किया है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट संपर्क कराया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।